तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आप समझने के लिए, समझाने के लिए डिवीजन ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे हम लोगों ने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, आगे हम मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी देखेंगे। यहाँ पर डिवीजन एग्जैक्टली नहीं होता, पर डिवीजन जैसा होता है, तो डिवीजन बोलने पे बच्चों को चीजें ज्यादा समझ में आ जाती है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर रेजोल्यूशन यानी ब्रेकिंग हो रही है। आपके पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर आपके दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा और हर एक टुकड़े को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो आपके पास एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, और उसके तीन कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए हुए हैं, A1, A2 और A3। ये उनके मैग्नीट्यूड है, यानी उनकी वैल्यू है। और जो ओरिजिनल वेक्टर से जो वो डायरेक्शन बना रहे हैं, वो डायरेक्शन अलग अलग एंगल रहता है। ठीक है, आपका पहला वेक्टर है, समझ लीजिए ए बार। मैं यहाँ पर दो डायरेक्शन के लिए बताता हूँ, आगे तीन डायरेक्शन के लिए आएगा। तो आपके पास समझ लीजिए इधर एक वेक्टर है ए बार, और वो ब्रेक हो गया दो कंपोनेंट में, एक अलोंग एक्स, तो उसको हम बोलेंगे ए एक्स और इसको हम बोलेंगे ए वाई। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड ए एक्स और ए वाई में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो एंगल इधर बनाएगा, इसको एंगल को हम अल्फा बोल सकते हैं। इससे जो दूसरा ये कंपोनेंट एंगल बना रहा है, उसको हम बीटा बोल सकते हैं। और अगर थर्ड आता है तो थर्ड को भी हम ले सकते हैं, आगे उसका डायग्राम है तो हम उस टाइम पे देख लेंगे। अभी आप इसको ये समझिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए बार, उसको आपने अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड किया, ए एक्स और ए वाई, और उसका रेजोल्यूशन हो गया अल्फा और बीटा में, उसका रेजोल्यूशन हो गया ए एक्स और ए वाई में। ए एक्स और ए वाई उसके मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी वैल्यू है। और अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा उसका एंगल है जो वो ओरिजिनल वेक्टर से बना रहा है। ठीक है, ये वेक्टर ब्रेक हो गया और गायब हो गया। अब इसके दो टुकड़े बने, ए वाई और ए एक्स, जो कि ओरिजिनल वेक्टर से एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा। इस पूरे प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसके ऊपर हम लोग का आगे जो डेरिवेशन है उसको हम लोग देखेंगे। आगे चलिए, तो अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आएगा यहाँ पर, इसका डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब ये डेरिवेशन में आपको क्या मिलेगा कि आपके पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर है स्टार्ट में आर बार, ये वेक्टर आर बार है, और ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक आर एक्स और दूसरा आर वाई। ठीक है, तो ओरिजिनल वेक्टर आर बार जो आर एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो इसका आर बार का टुकड़ा गया, आर बार का टुकड़ा जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में गया, उसको नाम दिया हमने आर एक्स, और जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गया उसको आर वाई। आर एक्स जो है वो एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करते हो, और कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आर वाई बना दिया एक और, तो ये आर वाई हो गया। यहाँ पर आर एक्स बना दिया तो ये आर एक्स हो गया। ठीक है, अब ये पैरेलल है, तो आपका ये जो एंगल थीटा है यही सेम एंगल होगा, ये भी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ओरिजिनल वेक्टर आर बार, आर एक्स, आर वाई, दिस इज अगेन आर एक्स, अगेन आर वाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको अपने हिसाब से नेमिंग करते हैं। तो आपको इधर क्या मिलता है, ओरिजिनल वेक्टर आर बार इज नथिंग बट आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया आई कैप, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो आ गया जे कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये ट्रायंगल OAC। तो इन ट्रायंगल OAC यहाँ पर हम क्या लेते हैं, cos थीटा। क्या लेंगे, cos थीटा। तो cos थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कितना है OA, हाइपोटेन्यूज कितना है OC। तो आपको क्या मिलेगा, cos थीटा इज नथिंग बट OA डिवाइड बाय OC। तो OA डिवाइड बाय OC, OA इज नथिंग बट RX, और आपको इधर क्या मिलता है, OC इज नथिंग बट R। तो आपका इधर क्या हो गया, RX इज नथिंग बट R cos थीटा। तो आपको उस ट्रायंगल में क्या मिला, RX यानी R जो ओरिजिनल वेक्टर था आर बार, उसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में गया, उसकी वैल्यू कितनी होगी, R cos थीटा। अब R अगर समझ लीजिए वैल्यू में 10 है और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो RX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 इज नथिंग बट 1/2, तो आपको ये कितना मिलेगा, 5 मीटर। ठीक है,
अगर हमने उसको मीटर लिया तो आपको कितना मिलेगा 5 मीटर। तो आपको इधर क्या मिलता है, आर एक्स इज नथिंग बट आर कॉस थीटा। अब देखते हैं आर वाई क्या होगा, आगे चलिए। तो अब यहां पर आर वाई निकालेंगे, ठीक है। आर वाई, उसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ओ बी सी, ठीक है, और सेम ट्राइंगल ओ ए सी में भी निकाल सकते हैं। बट यहां पे अगर हम लोग देखें तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कितना है आप देखिए, आर वाई, ठीक है, आर वाई अपॉन आर। तो आपको मिला इधर आर वाई अपॉन आर। तो आर एक्स हो गया आपका आर कॉस थीटा, आर वाई हो गया आर साइन थीटा, विच इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एंड देयर आफ्टर आप क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं। क्या करने के लिए, हमको यहां पर आर की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने क्या देखा, अगर आपके पास आर है और थीटा है तो आप आर एक्स और आर वाई निकाल सकते हैं, आर एक्स और आर वाई निकाल सकते हैं अगर आपके पास आर है और थीटा है। पर अगर आपके पास में आर एक्स और आर वाई है तो क्या आप आर निकाल सकते हैं उससे, और इसके लिए इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीस टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आप इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इधर क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर विच इज आर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा क्या आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट 1। तो आपको इधर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज नथिंग बट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हो गया इन रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इस तरह आपने क्या, आपके पास अगर आर एक्स है आर वाई है तो आप आर निकाल सकते हो, और अगर आपके पास आर है और थीटा है तो आप आर एक्स और आर वाई निकाल सकते हो। ये हमने पहले देख लिया कि आर एक्स और आर वाई कैसे निकालना है, और यहां पर हमने देख लिया आर एक्स और आर वाई से आर कैसे निकालना है। तो आपका ओरिजिनल वेक्टर आर बार अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है और वो एंगल जो है वो थीटा बना रहा है, तो आप आर एक्स और आर वाई की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और अगर आपके पास आर एक्स और आर वाई है तो आप उससे क्या कर सकते हो, आर निकाल सकते हो। ये आप इसको इस तरह समझिए कि ये आपको दो कंपोनेंट दे रहा है। अब समझ लीजिए कि आपके पास आर एक्स और आर वाई है और आपको उससे क्या करना है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप थीटा कैसे निकालोगे, यहां पर ये दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 का रेशियो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो आर वाई अपॉन आर एक्स और आर साइन अपॉन कॉस, उसमें आर आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, आर वाई अपॉन आर एक्स इज नथिंग बट tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए एक आर्किटेक्ट है, उसको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग की सीढ़ी बनानी है। तो अगर बिल्डिंग बनाने के लिए उनके पास जमीन बहुत है तो वो ऐसी सीढ़ी बनाएंगे जिसमें चढ़ना बहुत आराम से हो सके, तो एंगल जो है वो छोटा रखेंगे, ठीक है। और ये आपकी जो सीढ़ी बन के रेडी हुई, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई, एक आर एक्स और एक क्या हुआ, आर वाई। तो ये सीढ़ी क्या कर रही है, एक बार आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपको आगे ज्यादा लेके जा रही है पर हाइट में कम लेके जा रही है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो आर्किटेक्ट है उसको जो सीढ़ी बनानी है, वो सीढ़ी बनाने के लिए उसके पास जगह बहुत है। तो आप जब सीढ़ी बनाओगे और थीटा एंगल की सीढ़ी बनाओगे हॉरिजॉन्टल से, तो वो आगे आपको कितना लेके जाएगी, आर एक्स, और ऊपर कितना लेके जाएगी, आर वाई। पर किसी आर्किटेक्ट के पास अगर जमीन की कमी है तो वो क्या करेगा, वो थीटा एंगल को थोड़ा बड़ा रखेगा। एंगल थीटा बड़ा होगा तो वो यहां देख सकते हैं आप, हाइट में कितना जा रहा है, इतना, और लेंथ में कितना जा रहा है आगे, इतना। तो आपको क्या मिलेगा, आर एक्स इतना हो गया, आर वाई इतना हो गया। तो यहां पर अच्छा खासा वो हाइट में भी ऊपर जा रहा है और आगे भी जा रहा है। तो पर ये पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, ये पूरे प्रोसेस में उसको सीढ़ी जो है वो थोड़ी हाइटेड बनानी पड़ेगी जिसमें चढ़ने में तकलीफ हो सकती है। तो रियल लाइफ में आप इसके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई एक चिड़िया है, वो ऐसे उड़ के जा रही है, अगर वो ऐसे उड़ रही है तो एक्स में इतना उड़ रही है, वाई में इतना उड़ रही है, और आगे जेड में इतना उड़ रही है। तो 3 डायमेंशन में इसको भी हम देखेंगे। अभी तक हमने इसको 2 डायमेंशन में देखा कि आपके पास एक वेक्टर है तो वो दो कंपोनेंट्स में, दो एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, एक्स और वाई, और उसकी वैल्यू आपको आर एक्स और आर वाई मिलती है। और बाकी चीजें भी
इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे वाला स्लाइड देखते हैं एक बार। ओके, तो ये आगे वाले स्लाइड को यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास में एक वेक्टर है आर बार और वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास 3 एक्सिस है, ठीक है, और वहां पर आपने एक वेक्टर लिया और वो वेक्टर एक्स में कुछ जा रहा है, वाई में कुछ जा रहा है और ऐसे आगे की तरफ जेड में कुछ जा रहा है। तो ये प्लस जेड एक्सिस होता है, ये माइनस जेड, ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई और प्लस जेड माइनस जेड। तो दिस इज 3 डायमेंशन। ये क्या है, 3D है। 3D यानी आपका एक वेक्टर 3 में ब्रेक होता है। और एक्स एक्सिस में हम लोग देखते हैं आपके पास ये ओरिजिनल वेक्टर, इसको जूम करेंगे थोड़ा हम लोग। तो हाँ, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, ओरिजिनल वेक्टर है आपके पास आर बार। ये ओरिजिनल वेक्टर ऐसा गया है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी अगर आप इसको समझे तो बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा है, ये ऐसे बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब ये बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा है एक्स एक्सिस में, ये वेक्टर यहां पर एक्स एक्सिस यहां लिया हुआ है इस डायग्राम में, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स कहां है वाई कहां है जेड कहां है। तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस की जगह पे है। तो यहां पर ये कितना बाहर आया, ये इतना बाहर आया, और ये आपका ओरिजिनल वेक्टर आर बार से इसका वो कंपोनेंट जो बोर्ड के बाहर निकल रहा है वो इतना बाहर निकल रहा है ऐसे। ठीक है, और वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ओरिजिनल वेक्टर आर बार से यहां पर जो बाहर के साइड में वेक्टर कंपोनेंट निकल रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, और उसकी वैल्यू कितनी है, आर एक्स। ऐसे ही यहां पर y की जगह इन लोगों ने z एक्सिस लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इधर क्या मिलेगा, ये y एक्सिस में वैल्यू कितनी है इसकी, आर जेड, और इसका डायरेक्शन ये ऐसे बाहर निकला हुआ है ना, तो इसके डायरेक्शन को लोगों ने क्या लिया है, ये, और इसका एंगल कितना है, ओरिजिनल वेक्टर आर बार, और वो एंगल कितना बना रहा है, गामा। ठीक है, और फिर ये आर बार एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को इन लोगों ने y एक्सिस लिया है, तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर वाई, मैग्नीट्यूड कितना है, आर वाई, और ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा। तो अल्फा बीटा गामा ये ओरिजिनल वेक्टर है, ये आपके 3 डायमेंशन हो गए। इसमें से ये वेक्टर निकला और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। ये जेड, ये एक्स, ये वाई, ये वहां पर अलग अलग एक्स वाई जेड लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना है इसको। तो आपके पास वेक्टर है ये जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है और एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। तो वही एंगल को लिया हुआ है यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा। अब ऐसा वेक्टर जूम आउट करेंगे इसको, ऐसा वेक्टर आपके पास में है आपके पास, तो उसको हमने 3 कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, आर एक्स, वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, आर वाई, और जेड एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, आर जेड। अभी अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैसे निकालेंगे, रूट में डाल के स्क्वायर करेंगे इसको। तो आर एक्स इज आर एक्स वाई, आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग ये टर्म से ये टर्म कैसे आया इसको हमको समझना है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आर बार आपका जो ओरिजिनल वेक्टर था वो था आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। अभी यहां से हम लोग इसका अगर क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, आर इज इक्वल टू इन रूट आर एक्स आई स्क्वायर आर वाई जे स्क्वायर प्लस आर जेड के स्क्वायर, रूट में डाल के इसको स्क्वायर किया। ठीक है, अभी ये हो गया आर एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आर वाई जे स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और जे स्क्वायर, जे क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और आर जेड स्क्वायर के स्क्वायर। तो अब इसमें आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इट्स ऑलवेज 1। क्यों होती है ये, हम लोग आगे चल के जब वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे
वेक्टर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक तरह से, उसमें जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट का पार्ट, उस डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट बोलिए, उसमें हमको पता चलेगा कि आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर 1 क्यों होता है। फॉर नाउ यू टेक इट एज ग्रांटेड, आगे वाले वीडियोस में आपको वो मिल जाएगा। यहां पर आप क्या लेंगे, फाइनल आंसर आपको मिलेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर। यानी आपका जो ओरिजिनल वेक्टर आर बार है वो आर एक्स आर वाई आर जेड में 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, जिसने एंगल बनाया एक्स एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा, और उसका मैग्नीट्यूड आप ये तीनों कंपोनेंट को, जो उसके 3 कंपोनेंट बने, उसको रूट में डाल के स्क्वायर करके बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 कंपोनेंट और इन 3 कंपोनेंट्स।